Today we discuss two transistor analogy of SCR। आज हम लोग पढ़ेंगे SCR का विश्लेषण जो दो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। The two transistor analogy or two transistor model of SCR expresses the easiest way to understand the working of SCR by visualizing it as a combination of two transistor। जो SCR का टू ट्रांजिस्टर मॉडल है, ये सबसे सरल तरीका होता है एक SCR की वर्किंग समझने का, जिसको टू ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर को मिलाकर टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी एक SCR का टू ट्रांजिस्टर मॉडल बनाया गया है। इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए, यहाँ से टू ट्रांजिस्टर को अगर ब्रेक किया जाए तो यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर जिसमें J1 और J2 जंक्शन है और दूसरा NPN ट्रांजिस्टर जिसमें J2 और J3 जंक्शन है। यहाँ पे देखेंगे ये PNP में जो N वाला है दूसरे ट्रांजिस्टर के N टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है। उसी तरह जो पहले वाले ट्रांजिस्टर का P टाइप सेमीकंडक्टर है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के P टाइप सेमीकंडक्टर से को आपस में जोड़ देने से टू ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ SCR बन जाता है। एक जो पहले वाला ट्रांजिस्टर है, पहला वाला जो ट्रांजिस्टर का P टाइप है उससे एनोड टर्मिनल लिया गया है। जो दोनों ट्रांजिस्टर का P टाइप टर्मिनल है उससे गेट टर्मिनल जो कैथोड के पास है और जो दूसरे ट्रांजिस्टर का N टर्मिनल है उससे कैथोड टर्मिनल निकाला गया है। The collector of each transistor is connection to each other। जो कलेक्टर ऑफ each ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर का दोनों ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे IC2 और IC1 यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे दोनों जो कलेक्टर टर्मिनल आपस में जुड़े हैं, यहाँ से इसका कलेक्टर टर्मिनल बेस से जुड़ा है और इसका कलेक्टर टर्मिनल इसके बेस से जुड़ा है। दिस इज ए PNPN ट्रांजिस्टर। इफ वी बाइसेक्ट इट थ्रू इट डॉटेड लाइन देन वी गेट द टू ट्रांजिस्टर। चूँकि यह PNPN ट्रांजिस्टर होता है, अगर इसको दो भाग में बांट दिया जाए इस डॉटेड लाइन तो एक टू ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है, जो एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पर PNPN ट्रांजिस्टर को दिखाया गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर T1 PNP के रूप में और दूसरा NPN के रूप में। तो ये दो ट्रांजिस्टर मॉडल एक SCR का टू ट्रांजिस्टर मॉडल प्राप्त हुआ है। जो पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो बेस है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है। जो पहले वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो दूसरे वाले दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है। चूँकि जो कैथोड करंट होती है वो एनोड करंट तथा गेट करंट का सम होती है। ये टू ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है SCR का। ये वाला जो फिगर है टू ट्रांजिस्टर मॉडल है SCR का और ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एनोड कैथोड तथा गेट टर्मिनल लगे। Assume that load resistance is connected between the anode and cathode terminal। अगर एज्यूम करें माने टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR है ये, तो एनोड तथा कैथोड के मध्य एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए एंड स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड एट गेट एंड कैथोड टर्मिनल, और एक स्मॉल वोल्टेज गेट और कैथोड टर्मिनल के मध्य लगाया जाए। अगर ये स्विच क्लोज कर दें, स्विच को क्लोज करके गेट और कैथोड के मध्य स्मॉल वोल्टेज लगाएं, मतलब निग्लिजिबल वोल्टेज लगाएं। व्हेन देयर इज नो गेट वोल्टेज द ट्रांजिस्टर 2 इज कट ऑफ मोड ड्यू टू जीरो बेस करंट। अगर गेट इस जो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का गेट टर्मिनल है, अगर इस पर कोई गेट वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो जो ट्रांजिस्टर T2 है इस पर कोई वोल्टेज नहीं लगेगा। चूँकि ट्रांजिस्टर का ये बेस टर्मिनल है, अतः बेस पे अगर कोई वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो बेस करंट शून्य हो जाती है, जिससे जो ट्रांजिस्टर T2 है कट ऑफ अवस्था में हो जाएगा चूँकि जीरो बेस करंट के कारण।
ट्रांजिस्टर T2 इन कट ऑफ मोड ड्यू टू जीरो बेस करंट। देयरफॉर इस प्रकार नो करंट फ्लो थ्रू द कलेक्टर। इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर T2 का कलेक्टर टर्मिनल है इसमें कोई करंट नहीं प्रवाहित होगी, जिससे ट्रांजिस्टर T1 का जो बेस करंट है वो शून्य हो जाएगा और ट्रांजिस्टर T2 भी ऑफ हो जाएगा। इस तरह से hence the base of transistor T1 no current flow the collector and hence the base of transistor T1। ट्रांजिस्टर T1 का जो बेस है इसमें भी करंट का प्रवाहित नहीं होती है। hence बार ट्रांजिस्टर और ओपन सर्किट, जिससे दोनों ट्रांजिस्टर कट ऑफ अवस्था में हो जाते हैं अतः ओपन सर्किट हो जाते हैं। एंड देयर नो करंट फ्लो थ्रू द लोड। इस तरह से दोनों ट्रांजिस्टर कट ऑफ अवस्था या ओपन स्विच होने के कारण इस लोड में कोई करंट नहीं प्रवाहित होती है। When a particular voltage applied between gate and cathode, जो पहली कंडीशन थी कि इस पे कोई वोल्टेज ना लगाएं या नेग्लिजिबल वोल्टेज लगाएं, उस अवस्था में दोनों ट्रांजिस्टर कट ऑफ अवस्था या ओपन सर्किट हो गए। अब गेट तथा कैथोड के मध्य एक स्मॉल वोल्टेज अगर लगाते हैं तो एक स्मॉल करंट ट्रांजिस्टर T2 में बेस के थ्रू प्रवाहित होती है, यानी बेस करंट स्मॉल बेस करंट प्रवाहित होती है, जिससे ट्रांजिस्टर T2 हमारा ऑन हो जाता है, जिससे इसके कलेक्टर टर्मिनल में करंट प्रवाहित होती है जो ट्रांजिस्टर T1 के बेस करंट ट्रांजिस्टर T1 का बेस करंट होती है। चूँकि ट्रांजिस्टर T1 में बेस करंट प्रवाहित होने से जो ट्रांजिस्टर T1 है वो भी ऑन हो जाता है, यानी सैचुरेटेड मोड में हो जाता है। इस तरह से जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं इस सैचुरेटेड मोड में हो जाते हैं, यानी ऑन अवस्था में क्लोज सर्किट की बात व्यवहार करते हैं और लोड में करंट प्रवाहित होती है। चूँकि एनोड से कैथोड में एनोड से लेके कैथोड तक लोड में करंट प्रवाहित होती है। इस फिगर से देखेंगे, फिगर द बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर T2 बिकम द कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर T1। इस फिगर से पता चल रहा है कि जो ट्रांजिस्टर T2 है, ये ट्रांजिस्टर T2 इसकी जो कलेक्टर करंट है वो क्या है, ट्रांजिस्टर T1 की बेस करंट है, यानी IB1 बराबर IC2। यहाँ पे देखेंगे IC2 बराबर IB1 तथा IB2 उसी तरह IB2 IC1 के बराबर है, क्योंकि जो पहले वाला ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है वो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस से संयोजित है, अतः IC1 और IB2 बराबर होगी, उसी तरह IB1 और IC2 बराबर होगी। एंड आल्सो करंट थ्रू द कैथोड टर्मिनल, चूँकि बताएं जो कैथोड टर्मिनल में जो करंट प्रवाहित होगी वो गेट करंट और एनोड करंट का सम प्रवाहित होगी। तो कैथोड टर्मिनल जो करंट प्रवाहित होगी IG प्लस IE के बराबर, यानी गेट करंट तथा एनोड करंट के बराबर होगी। गेट करंट और एनोड करंट का जो सम होगा उसके बराबर होगी। चूँकि एक ट्रांजिस्टर में जानते हैं कि जो एमीटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है, अतः ट्रांजिस्टर T1 के लिए बेस करंट का मान अगर ज्ञात करना हो तो IB1 बराबर क्या हो जाएगा, IC को पक्षांतर कर देंगे तो IE1 माइनस IC हो जाएगा, या IE माइनस IC, यानी ट्रांजिस्टर T1 के लिए अगर बेस करंट का मान निकालें तो IE1 माइनस IC1 हो जाएगा। और चूँकि ये भी जानते हैं कि जो एक ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर करंट होती है, कलेक्टर करंट दो करंट के बराबर होती है, एक तो एमीटर से आए हुए मेजॉरिटी भाग के कारण एक कलेक्टर करंट प्रवाहित होती है, दूसरा मेजॉरिटी के कारण। तो जो एमीटर टर्मिनल से आए हुए मेजॉरिटी के कारण जो करंट प्रवाहित होती है वो अल्फा IE होती है, तथा जो माइनॉरिटी के लीकेज करंट ICO से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से जो ट्रांजिस्टर T1 में कलेक्टर करंट प्रवाहित होगी IC1 वो अल्फा 1 IE1 प्लस ICO1 प्रवाहित होगी। चूँकि ट्रांजिस्टर में भी जानते हैं जो करंट गेन होता है, कॉमन बेस करंट गेन अल्फा बराबर IC अपन IE होता है, तो उससे IC का मान निकाल लेंगे तो अल्फा 1 IE1 निकल जाए। चूँकि वेयर IC1 इज ए लीकेज करंट, यहाँ पे I जो C1 है वो लीकेज करंट। सब्स्टिट्यूशन द इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट, अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें
IC1 का मान यहाँ उठा के रख दें, I1 तथा ICO। तो जो बेस करंट है उसका मान क्या होगा, बेस करंट IB1 ट्रांजिस्टर 1 के लिए IE1 कोष्टक में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस ICO1, ये इक्वेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट अब ट्रांजिस्टर T2 के लिए निकालेंगे, जो IC2 का मान अल्फा 2 I2 प्लस ICO2 होगा। चूँकि ये भी IC2 सेम टू सेम जो ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर करंट होती है वो एमीटर से आए हुए मेजॉरिटी के कारण जो करंट प्रवाहित होती है IC, उसका मान अल्फा IE है, और लीकेज करंट यानी दोनों का सम जो होगा वही कलेक्टर करंट होगी। चूँकि ट्रांजिस्टर 2 के लिए कलेक्टर करंट का मान निकालना है, इसलिए IC2 बराबर अल्फा 2 IE2 प्लस ICO2 हो जाए। किंतु यहाँ पे देख रहे हैं जो कैथोड करंट है वो एमीटर, जो ट्रांजिस्टर T2 का एमीटर करंट है उसके बराबर है। अतः यहाँ पे जो IE2 है उसकी जगह कैथोड करंट लिख देंगे। इस तरह से IC2 बराबर अल्फा 2 IK प्लस ICO2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे IC2 बराबर, चूँकि जो कैथोड करंट है अभी बताया था, जो कैथोड करंट गेट करंट और एनोड करंट के बराबर है, तो इसको IC2 बराबर अल्फा 2, यहाँ IK की जगह गेट करंट तथा एनोड करंट का मान रख देंगे, I अल्फा 2 कोष्टक में IG प्लस IA प्लस ICO2, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। किंतु यहाँ पे जो देख रहे हैं जो ट्रांजिस्टर फर्स्ट है उसकी जो बेस करंट है ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर करंट के बराबर है, IB1 बराबर IC2। अतः जो इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 6, अब 4 और 5 जो है उसका मान 6 में रख देंगे। यहाँ पे देखेंगे 4, इक्वेशन नंबर 4 IB1 बराबर IE1 कोष्टक में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस ICO1, और जो 5 है IC2, यहाँ से IB1 और IC2, चूँकि IB1 और IC2 बराबर हैं तो इन दोनों का मान बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मान निकल जाएगा इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में IB1 और IC2 का मान रख देंगे। तो IC2 का मान है, IC2 का मान अल्फा 2 IG प्लस IA प्लस ICO2, और IB1 का मान यहाँ से रख देंगे, IB1 का मान यहाँ से रख देंगे IE1 1 माइनस अल्फा 1 माइनस ICO1। चूँकि IE1 का मान एनोड करंट के बराबर है, अतः IE1 की जगह एनोड करंट हो जाएगी, एनोड करंट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस ICO1 बराबर अल्फा 2 IG प्लस IA प्लस ICO2। इस तरह से एनोड करंट का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको पक्षांतर कर लेंगे, ICO1 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस ICO1 इधर आके प्लस हो जाएगा। IA का मान इस तरह से आ जाएगा अल्फा 2 IG प्लस ICO1 प्लस ICO2 बाई 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई एस्यूमिंग द लीकेज करंट आर निलिजिबल बार ट्रांजिस्टर विकेट। अगर लीकेज करंट को निलिजिबल माने यानी ICO2 का मान अगर निलिजिबल कर दें ICO1 और IC2 का मान, तो जो एनोड करंट होती है वो अल्फा 2 IG अपान 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगी, यानी जो एनोड करंट होगी वो गेट करंट इंटू ट्रांजिस्टर 2 के जो करंट गेन है उसका मल्टीप्लाई अपान 1 माइनस दोनों का करंट गेन का सम होगा। वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर रिस्पेक्टिव गेन ऑफ द टू ट्रांजिस्टर, जो अल्फा 1 अल्फा 2 है वो दोनों ट्रांजिस्टर का रिस्पेक्टिव गेन है। थैंक यू।